मैम मैंने अफरान को नहीं कर नहीं, दिया है। आ रही है, अंदर अंदर आती है फिर वो। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा आपकी मुझे क्लियर आ रही है, ठीक है आपकी वैसे क्लियर आ रही है सलमान। ठीक है मैम। अच्छा, आज आपका लेक्चर है एडवांटेज टोटल इल्यूशन एनालिसिस। तो इसमें कुछ आपके पास एडवांटेजेस हैं, आपने थोड़ा टेक्निकली जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो पहला एडवांटेज आपके पास क्या है कि आईडीए प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस। अच्छा, एम्बिएंट कंडीशंस क्या होती हैं? आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस या आपके सराउंडिंग में कंडीशंस। तो कॉमनली क्या होता है कि जब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट किस्म की केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस के दौरान सपोज आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि उससे आपका रिजल्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया है ड्यूरिंग टेकिंग एनालिसिस, आपने मशीन में एनालिसिस या सैंपल प्रिपेयर किया, पहले आपका रूम टेम्परेचर जो है 25 था, 30 हो गया, तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। प्रेशर आपका पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अगर उसके अंदर कोई 1% वेरिएशन आ गई तो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो आईडीए है इसमें, क्योंकि आपने देखा था कि आप जो है वो बेसिकली रेडिएशंस जो है उनकी मेजरमेंट करते हैं, तो जो रेडिएशंस की मेजरमेंट होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, इसलिए आपके पास जो आईडीए का प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से या आपके सराउंडिंग की कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आप की अब एम्बिएंट कंडीशन कुछ हैं कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है एनालिसिस के दौरान, प्रेशर चेंज हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स चेंज हो सकती है। सपोज आपने हीट प्रोवाइड की, कुछ सॉल्वेंट वो इवापोरेट कर गया और आपका सोल्यूशन जो है वो पहले अगर डाइल्यूट था तो कंसंट्रेटेड हो गया, पीएच चेंज हो गई, किसी वजह से आपने कोई ऐसा रिएजेंट ऐड किया था जिसके पास कोई एसिडिक कंपोनेंट था, जिसके पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन थी, उसने पीएच चेंज कर दी। इन सारे फैक्टर से आपका जो आईडीए का रिजल्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, उसकी टेक्निकल जो आपके पास रीजन है वो ये भी है कि सपोज ये देखें, आपके पास ये इक्वेशन थी ना फाइनल, जिसमें आप वैल्यूज पुट करते थे तो आपके पास आंसर आ जाता था, याद है? ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा नोट करेंगे तो इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, एक तो आप इसके अंदर मैथ डिटरमिन कर रहे हैं, मैथ्स की मेजरमेंट कर रहे हैं, और एक आप क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी की मेजरमेंट कर रहे हैं। और मैथ्स और एक्टिविटी की मेजरमेंट, ये दोनों चीज सारी से इफेक्ट नहीं होती। क्लियर? मैम ये मैथ्स का दोबारा बताना। मैंने आपको बताया कि एक आपने क्या करना है, फाइनली आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूले में पुट कर, तो अननोन कंसंट्रेशन आनी है ना। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर आप देखें तो एक आप मैथ्स की मेजरमेंट कर रहे हैं और एक एक्टिविटी की मेजरमेंट कर रहे हैं, और ये दोनों ही इनमें से किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। मैथ्स मेजरमेंट जो है ना टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसी तरह आपके पास एक्टिविटी मेजरमेंट भी ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे, ना कंसंट्रेशन पे, ना रिएजेंट्स पे, ना पीएच पे। कोई भी जो आपका एलिमेंट ने जो न्यूक्लियर एमिशंस शो करनी है, जो भी टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसने सेम रेट से शो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेडिएशन एमिट हो रही हैं और पीएच के चेंज होने की वजह से उनकी एमिशन जो है वो डिस्टर्ब हो, या रेडिएशन एमिट हो रही हैं और प्रेशर के चेंज होने के ऊपर उनकी नेचर पे कोई फर्क पड़े, या टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी नेचर पे कोई फर्क पड़े, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। ठीक है क्लियर? मैम। यस मैम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अच्छा, सेकंड जो है वो आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्बिएंट कंडीशंस है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, आपने कल देखा था कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको मेनली वो वैल्यूज चाहिए जो आप फार्मूले में पुट कर सकें, यानी आपको मैथ और आप एक्टिविटी चाहिए। तो मैथ मेजर करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, और एक्टिविटी में करने के लिए आपके पास जीएम काउंटर होता है। तो इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपके पास सिंपल है कंपैरेटिवली। अगर आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के कंपैरिजन में इसको देखें तो जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सिंपल है। बात की समझ आ गई? यस मैम।
नंबर 3 पे है स्पेसिफिसिटी ऑफ रेडियो ट्रेसर। ठीक है, आपके पास जो एक रेडियो ट्रेसर है वो अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और अपनी जो रेडिएशन एमिशन प्रॉपर्टी है उसमें स्पेसिफिक है। ठीक है, और उस जैसा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स इस कदर यूनिक है कि पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसे दो लोग पॉसिबल नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हों। तो फिंगरप्रिंट्स को हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हैं। इवन जो आपके पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये जो रेडियो ट्रेसर रेडिएशन एमिट करते हैं, ये हर एलिमेंट की अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी एलिमेंट की जो रेडिएशन एमिशन कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलती। इवन एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनकी जो रेडिएशन एमिशन कैपेबिलिटी है वो दूसरे से नहीं मिलती। क्लियर? यस मैम। अब इसका आपको फायदा क्या होगा कि सपोज अगर आप यूरेनियम का कोई आइसोटोप स्टडी कर रहे हैं, यूरेनियम 235, तो वो जहाँ पे भी होगा उसकी अपनी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर उसका मीडियम चेंज करें तो यूरेनियम से वो नेपच्यूनियम जैसी प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर दे या कोबाल्ट जैसी प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर दे। उसने अपनी प्रॉपर्टीज को सेम रखना है, आप उसको जिस भी मीडियम में रखें। तो इससे क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है उसकी करेक्टराइजेशन के दौरान उसकी इनएक्यूरेट डिटेक्शन का जो चांस होता है वो खत्म हो जाता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हो आपके पास यूरेनियम और रीडिंग नेपच्यूनियम की आ जाए, या नेपच्यूनियम आपके पास और रीडिंग यूरेनियम की आ जाए। यूरेनियम के लिए हमेशा यूरेनियम की रीडिंग आएगी। ठीक है, यूरेनियम की जो रेडिएशन एमिशन कैपेबिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इसी तरह यूरेनियम की जो रेडिएशन मेजरमेंट है या उसके जो काउंट्स पर मिनट है वो कांस्टेंट है और उस जैसे किसी के नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए जहाँ पे भी आप वो डेफिनेट या कांस्टेंट जो काउंट्स पर मिनट आएंगे, ठीक है, इसका आपको लिटरेचर में पूरा टेबल अवेलेबल है कि किस एलिमेंट की जो आपके पास काउंट्स पर मिनट है वो कितने हैं। तो एक के जो काउंट्स पर मिनट होंगे वो दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट जैसे काउंट्स पर मिनट आ जाए। तो क्या होगा कि जब जीएम काउंटर से आप रीडिंग लेंगे तो आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि एक एलिमेंट जो है उसकी एनालिसिस दूसरे एलिमेंट के साथ कंफ्यूज हो। क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, आप जैसे देखें यहाँ पे आपके पास अगर आप क्या है, जब आप रेडियो ट्रेसर टेक्निक यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे एक स्टेबल कार्बन है, आप उसको अनस्टेबल कार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेबल कार्बन है कार्बन 12, आप उसको अनस्टेबल कार्बन 11 से अगर रिप्लेस करते हैं, रेडियो ट्रेसर बनाते हैं, तो जो कार्बन 11 जैसी एमिशन है वो किसी भी और एलिमेंट की, ठीक है, इस जैसे जो काउंट्स पर मिनट है वो किसी एलिमेंट जैसे नहीं है। इसलिए ये कोई चांस नहीं है कि कार्बन 11 की जो एमिशंस है वो किसी और एलिमेंट के साथ कंफ्यूज हो जाएंगी, या कहीं पे आपको लगेगा कि कार्बन जो है वो एमिशंस कार्बन की हो रही हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि वो कार्बन और आपको लगेगा नाइट्रोजन है, आपको कार्बन कार्बन ही लगेगी, क्योंकि उसके लिए आपके पास जो काउंट्स पर मिनट है वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ रेडियो ट्रेसर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये चांस ऑफ इंटरफेरेंसेस को कम कर देते हैं। यानी एक एलिमेंट जो है वो अपनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, दूसरा बिल्कुल उससे टोटली डिफरेंट कर रहा है, तीसरा उससे जो है वो टोटली डिफरेंट कर रहा है। सपोज आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अपनी अपनी एमिशन एमिट कर रहे हैं, तो ऐसा आपके पास कोई चांस नहीं है कि एक ही एमिशन बी की एमिशन के साथ मिक्स होकर कोई अनडिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। एक ही एमिशन हमेशा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। बात की समझ आ रही है? ठीक है, अगर आप ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी तीनों का, तो आपके पास ए की हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है। ये सपोज ए की पीक है ये आपके पास, तो बी की पीक टोटली इससे डिफरेंट हो, सी की पीक भी इससे टोटली डिफरेंट हो। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, मैंने ये बताया है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हो, आप आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। कि आपके पास 3 एलिमेंट ए बी और सी, तो तीनों की अगर आपके पास स्पेक्ट्रा में पीक्स आएंगी एंड पे आईडीए के केस में, तो टोटली डिफरेंट होगी। ऐसा कोई चांस नहीं है कि इसकी पीक जो है वो किसी भी वजह से इसके साथ मिक्स करके कोई अनडिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करे। जैसे पहले आपके पास
इंटरफेरेंसेस मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसी किसी इंटरफेरेंस का चांस नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इट। क्लियर? क्लियर हो गया क्लास? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं कि क्या हमारे पास नंबर 4 पे हमारे पास एडवांटेज ऑफ वाइडर एप्लीकेबिलिटी। ये जो आपके पास आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है, इसको आप एक ह्यूज वैरायटी ऑफ सैंपल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस को आप ह्यूज वैरायटी सैंपल्स पे, एनवायरमेंटल सैंपल्स पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली आप क्या करते हैं कि इसको ऐसे एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं जिसके पास मोर देन 2 आइसोटोप्स हो, या मिनिमम 2 आइसोटोप, मिनिमम 2 हो या 2 से ज्यादा हो। और 80% आपके जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स उनके पास 2 या 2 से ज्यादा ही आइसोटोप्स हैं, तो क्या होता है कि ये उन सब के ऊपर एप्लीकेबल, यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि जिस आइसोटोप पे, जिस एलिमेंट पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके मिनिमम 2 आइसोटोप्स हो या 2 से ज्यादा हो, और 80% आपकी नेचर में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा ही आइसोटोप्स हैं, तो ये उन सब के ऊपर 80% एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 6। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल स्टडीज में यूज होती है। अच्छा, ये जो स्पेशिएशन आपके पास टर्म है, ये मेन है आपके पास जूलॉजी के साथ, तो आप लोगों में से किसी को अंदाजा है कि ये क्या चीज आपको जूलॉजी पढ़ी हुई भी है? स्पेशिएशन मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत ज्यादा कट रही है? अच्छा, मेरे पास तो आप लोगों की बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपके पास ये जो स्पेशियल वर्ड है, ये आपके पास जूलॉजी की टर्म है। आप आवाज आई? कि अभी भी नहीं आ रही? मैम अब आ रही है। आ रही है मैम। ये ठीक है, स्पेसिएशन मतलब ये है कि आपके पास जूलॉजी में कभी आपने किसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखो कि आपके पास स्पीशीज होती हैं, वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जब बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठी रहती हैं तो वो एनिमल्स की स्पीशीज तो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के रिजल्ट में कुछ न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस करती हैं, राइट? यस मैम। जब मल्टीपल स्पीशीज इकट्ठी रहती हैं तो एक दूसरे के साथ एवोल्यूशन के रिजल्ट में जो है वो कुछ न्यू जनरेशन या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए आपका आइडिया है, वहाँ पे आपको नजर आए कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स हैं कि फीचर्स उन्हें मर्करी की कंसंट्रेशन हुई है बाय द टाइम, और मर्करी की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से उनके अंदर कुछ डिफरेंट फीचर्स आ गए हैं उनके अंदर, और इसको हम कहते हैं स्पेशिएशन स्टडी। तो वो मर्करी की कंसंट्रेशन है, उसको आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि ये स्पेसिएशन की टर्म क्या है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपका एडवांटेज है वो, इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट अगर करती हूँ तो असेसमेंट ऑफ मर्करी स्पेसिएशन इन फीचर्स। ठीक है, कुछ सिस्टम जो है के अंदर जो है उनकी की कंसंट्रेशन फीचर्स में चेंज हुई है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस स्टडी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास इसका एडवांटेज है कि आपको मिनिमल क्वांटिटी ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड होती है। आपके पास तो केमिस्ट्री में टेक्निक्स हैं, उसमें आपके पास ना सैंपल की कुछ, आपके पास 1 ग्राम सैंपल होना चाहिए, 1 मोलर सैंपल होना चाहिए, या सैंपल होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि देखें आप अगर 1 मोल ले रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, सपोज आप जो है वो लेते हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड का, तो 58.5 ग्राम है, दैट इज अ ह्यूज क्वांटिटी।
तो इसके पास क्वांटिटी का है, मिनिमम ये है, नैनोग्राम में है, माइक्रोग्राम में है, पाइकोग्राम में है, तब भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आपको सैंपल की मिनिमम क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। Clear? यस मैम। तो जो हमारे पास ट्रेस अमाउंट्स होते हैं डिफरेंट सैंपल्स की, आपके पास जैसे कल हमने स्टील की बात की, जनरली आपके पास आयरन और कार्बन है ट्रेस अमाउंट में। तो ट्रेस अमाउंट्स को स्टडी करने के लिए आपको अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ मेल्ट भी मिल जाती है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 8 पे ये टेक्निक जो है उनके लिए इन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे अगर आप जिंक जो है उसको स्टडी करें, ठीक है, आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस करें, मर्करी करें, तो इनके लिए ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं इवन वो आपके पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से भी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। इन तीन मेटल्स के लिए जो आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। यानी अगर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में की जो क्वांटिटी है, आप 1 नैनोग्राम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस में वही क्वांटिटी आप पाइकोग्राम में भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ गई क्लास? यस मैम। ठीक है। और एक क्या है कि ये टेक्निक जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसके रिजल्ट्स जो हैं उनके अंदर एरर का चांस बहुत ज़्यादा कम है। का चांस अगर होगा भी तो अप टू 1% और 0.09% और 0.08%। मोस्टली इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस के। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था एडवांटेजेस का। तो इसमें अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आप पूछ सकते हैं। आ रही है आवाज? मैम इसके बिल्कुल भी कोई भी ड्रॉबैक या कोई इंटरफेरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है? आज आपका टॉपिक सिर्फ एडवांटेजेस का था, डिसएडवांटेजेस मैंने अलग से पढ़ाने हैं। ठीक है मैम, डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली हैं। ठीक है। वैसे क्या हम इसको कहेंगे कि ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से एडवांस टेक्निक है। इस कुछ एलिमेंट्स के लिए उससे ज्यादा एडवांस है, वैसे वो इससे ज्यादा एडवांस है। ठीक है। ठीक है। और क्लास जो आप लोगों की नेक्स्ट स्लॉट होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मेरे साथ, उसमें जो बीएस के बच्चे हैं, ठीक है, सारे बीएस के बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी स्लाइड प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बीएस के बच्चे स्लाइड प्रेजेंट करेंगे, बाकी सारे बच्चे जो हैं उनकी स्लाइड के पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि उनमें से ही कुछ सैंपल आपके पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है, जिनको आपने सॉल्व करना होगा। तो एमएससी के बच्चों को मैं ये नहीं कह रही कि वो क्लास ना लें, वो क्लास लेंगे और पॉइंट्स नोट करेंगे, क्योंकि उनका पेपर भी इसी पैटर्न पे होना है। बात की समझ आ रही है? यस यस मैम। जो बीएस के बच्चे हैं वो अपनी अपनी स्लाइड प्रेजेंट करेंगे, और जैसे जैसे वो स्लाइड प्रेजेंट करते जाएंगे साथ साथ मैं चेक करती जाऊंगी और उनकी असाइनमेंट 1 के मार्क्स लगाती जाऊंगी। और एक दिन जो है वो बीएस के बच्चे प्रेजेंट करेंगे फर्स्ट 20 रोल नंबर्स, ठीक है, और नेक्स्ट डे पे जो है वो प्रेजेंट करेंगे बीएस एंड एमएससी बोथ, ठीक है, नेक्स्ट 20 रोल नंबर्स, यानी बीएस के फर्स्ट 20 रोल नंबर्स, और नेक्स्ट डे जो है वो बीएस के जो बाकी रोल नंबर्स आपके पास रह जाएंगे प्लस एमएससी के स्टूडेंट्स। जी मैम। ठीक है, और आप वो प्रेजेंट के पेपर के लिए का पेपर पैटर्न पे हो रहा है, आप मैक्सिमम पॉइंट भी आपकी असाइनमेंट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे के बच्चे हैं उनको तो बाय द मिड टर्म उनकी जो फर्स्ट असाइनमेंट और फर्स्ट क्विज है उसकी जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी। और जो बीएस के बच्चे हैं वो मेरा ख्याल है कि डेली बेस पे ऑनलाइन शीट देखते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो एक्टिव रहना है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर इस दफा, बाकियों का मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास शायद कुछ रख हो। एक जो है काम आपने और करना है, मुझे ये बताएं कि कितने ग्रुप्स आप लोगों ने बना लिए हैं अपने रिव्यू के लिए, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, कितने बच्चों ने अपने ग्रुप्स बना लिए?
मैम मुझे अभी तक 2 ग्रुप्स ने बताया है और एक हमारा बना हुआ है। आप लोग ऐसे करें, सारे के सारे बच्चे जीआर को रिपोर्ट करें। जो जो आपने ग्रुप्स बनाए अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम बताने हैं आपने। और निम्रा, अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली काम करना चाहता है, ग्रुप नहीं बनाना चाहता, तो आप उसको भी अलाउ कर देंगे। उसका उस इंडिविजुअल का एक ग्रुप होगा। ओके मैम। ठीक है। और एमएससी के बच्चे जो हैं वो आफिया को नोट करवा दें, जो जो ग्रुप आप लोग बना रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ग्रुप्स की डिटेल्स मुझे भेज देनी है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट जो काम कर रहा है उसके अलावा वो 2 ग्रुप्स का स्टूडेंट्स का ग्रुप है या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। आप लोगों ने क्या करना है कि आपको अगर गाइडलाइन चाहिए या आपको लगता है कि टॉपिक चूज करने में या डाटा कलेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि वो 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग जब मुझे लिस्ट भेज देंगे तो मैं हर ग्रुप को एक ग्रुप नंबर असाइन कर दूंगी। आप उस ग्रुप नंबर से मैं वो जो ग्रुप नंबर असाइन करूंगी उसको मैं आपकी ऑनलाइन शीट के ऊपर मेंशन कर दूंगी। उस ग्रुप नंबर के नाम से लोग अपना एक इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आप किसी भी वक्त जो है वो कोई डाटा शेयर कर सकते हैं, या आपको कहीं पे राइटअप में कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल सकते हैं हर ग्रुप। लेकिन अगर कोई सिंगल स्टूडेंट तो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। जो 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं वो अपना ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप पे, एक सेपरेट सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। लेकिन ये इस सूरत में हो सकता है कि पहले आप अपनी सीआर को इन्फॉर्म करें कि हाँ, ये लोग जो हैं ये ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं उनकी उनकी नंबरिंग कर दूं। ठीक है, जो नंबर मैं आपको साइन करूंगी उसी नंबर के से जो है वो आपने क्या करना है कि अपना ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है व्हाट्सएप। क्लियर? यस यस मैम। समझ आ गई है सबको? ठीक है। और प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सीरियस लें, आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है। मैं चाह रही थी कि आप लोग जाते जाते कोई एक आधा आर्टिकल चले रिव्यू में ही निकाल सकते। जैसे आपका ऑनलाइन सिस्टम है तो प्रैक्टिकली तो कुछ करना नहीं, चले रिव्यू में ही आपका कोई छोटा मोटा जो आर्टिकल अगर निकल सकता है तो निकल जाए। उसमें आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स भी हो जाएंगे और थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मिलेगा अगर पब्लिश हो जाता है, सपोज या पब्लिशेबल फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सलमान भी सुन रहे हैं ना आप? यस मैम, मैं सुन रहा हूँ। ग्रुप बना लिए? अच्छा जी मैम, ऑलमोस्ट बन गया। ठीक है, अपने ग्रुप के जो नाम है वो आपने जीआर को जो है वो नोट करवाना, ग्रुप मेंबर्स के। मैम मैंने तो कल शाम को ही कर दिया था। यस मैम। ठीक है, ठीक है। और जो है उनैजा और सायरा हैं क्लास में? यस मैम। हाँ जी, आप लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए? जी मैम, बन गई। नेम्स नोट करवा दिए जीआर को? मैम अभी करवा देते हैं। जी करवा दें ताकि मेरे पास आप लोगों की डिटेल आ जाए। ठीक है, तो आप लोग पता नहीं कितने सीरियस हैं, लेकिन आप लोगों के रिव्यू आर्टिकल के मामले में थोड़ी सीरियस आ रही थी कि आप लोगों का इन टाइम काम हो जाए। अच्छा, आफिया क्लास ने बनाए हैं ग्रुप? आफिया है क्लास में? यस मैम। मैम अभी तक किसी ने आपकी भी नहीं क्लास बताया। एमएस के स्टूडेंट्स आप लोग भी काइंडली ग्रुप बना लें और आफिया को बता दें, नोट करवा दें। ठीक है, इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं तो भी आफिया को नोट करवा दें। जो इंडिविजुअली काम करना चाहता है उसके लिए भी वेलकम है, लेकिन फिर ये होगा कि ग्रुप में आपने एटलीस्ट जो है ना वो 10 आर्टिकल्स करना है। ग्रुप में काम करेंगे तो ज़्यादा, अगर 5 मेंबर्स होंगे तो उनमें वो 10 आर्टिकल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। इंडिविजुअली होंगे तो आपको इंडिविजुअली 10 आर्टिकल्स पे काम करना पड़ेगा। तो आप देख लें कि आप इंडिविजुअली 10 आर्टिकल्स पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ये भी ठीक है, आप इंडिविजुअली कर लें। और अगर आप जो है वो किसी और के साथ करना चाहते हैं तो 2 या 3 मेंबर्स के साथ ग्रुप बना लें, 5 के साथ, अप टू 5 मेंबर्स का ग्रुप बन सकता है। मैम 10 से अबव आर्टिकल्स हो सकते हैं रीड करने के लिए। 10 टू अबव 10 मैं आपको मिनिमम की रेंज बता रही हूँ। असल में तो आपके पास जो ओरिजिनल रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर तो 100 आर्टिकल्स भी ले लिए जाते हैं। ये तो मैं आप लोगों की कन्वीनियंस और जितना आपका टाइम बाकी बच गया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए 10 की कंपल्शन रखी है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है।
ओके मैम। ठीक है, और कल तक निम्रा और आफिया, मुझे सारे ग्रुप्स की डिटेल मिल जानी चाहिए। ओके मैम। यस मैम। ओके, क्लास अटेंडेंस ले लें। क्या नाम है आपका? निम्रा। मैम ले लिया मैंने। ठीक है, एक्सक्यूज तो मी आज मैम, मेरा एक क्लास। सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। मैम वो मैंने पूछना, प्रोजेक्ट में आपने वो बेसिकली लिखा हुआ है कि आर्टिकल लेना कोई भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में, मतलब मर्करी या कोई भी एलिमेंट हम लोग उसकी डिटेक्शन कर लें, लेकिन आप जो वीडियो बनाई है उसमें आपने कोविड के बारे में बताया हुआ है, कोविड के बारे में लेनी है या इसके बारे में लेनी है? वो मैंने ना असल में एक जनरल बताया है कि सपोज कोविड हो, उन सबके लिए एक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप एक दो आर्टिकल्स देखें पहले। सपोज आपने 10 आर्टिकल्स जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आप 10 आर्टिकल्स का एक ओवरव्यू लें, आप उसमें देखें कि कॉमनली कौन सी चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। आपने कोई एक कीवर्ड उसके अंदर से लेना है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बेटर टाइम नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है कि उसको रीड करके देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है। 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट जो डिस्कस किया सबके अंदर, और दूसरा आपने देखना है कि कौन सा पॉइंट है जो आप अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप देखें। सपोज आप, मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देती हूँ कि आप डिटेक्शन लिमिट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। सैंपल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर या एलिमेंट सेलेक्ट कर लें और हर किस्म के सैंपल के अंदर उसकी चेक कर लें, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप आजकल जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है ना, वो मरकरी के टेस्ट जो है ना उनके ऊपर हो रहा है, ज्यादा डाटा भी शायद आपको मरकरी पे ही मिले, ठीक है। तो आप जो है वो कहते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन स्टडी, आपने कोई एक टाइप अपने आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपने किसी एक की पॉइंट को डिस्कस करना है। आप उसकी डिटेक्शन लिमिट को डिस्कस कर लें, आप उसके न्यूट्रॉन फ्लक्स को डिस्कस कर लें, आप उसको जो है वो टेक्निक के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें। यानी मरकरी का एक सैंपल है आपके पास, ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल में जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के थ्रू जो आपके पास आई है क्वांटिटी मरकरी की, वो भी ले लें। जो आइसोटोपिक डिल्यूशन एनालिसिस के थ्रू आई है वो भी ले लें और उनको कंपेयर कर लें। एक्टिवेशन एनालिसिस मरकरी, या अच्छा जो आपका टाइटल है ना उसमें आपने सिंबल नहीं लिखना, आपने पहले उसके अंदर पूरा नाम लिखना है एलिमेंट का, उसके बाद ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखना। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मरकरी, ठीक है। आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये आपको देखना पड़ेगा कि गूगल पे डाटा किस चीज का ज्यादा अवेलेबल है। सपोज आप सॉइल सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, इन सॉइल सैंपल कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास एक रिव्यू है, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं आ रिव्यू ऑफ ये देखें, ये आपके पास टाइटल हो सकता है। यहाँ पे अब ये को मैं जो है वो कर दी है, ठीक है। आप मरकरी की जगह पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जिसका भी डाटा आपको अवेलेबल है, ठीक है। या फिर आप साइल सैंपल ही रहने दें और साइल सैंपल के अंदर मरकरी के सारे एलिमेंट्स जो है ना जिनकी अब तक जो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की गई है उन सब की डिस्कशन कर लें। या फिर आप कहेंगे रिव्यू ऑन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन स्टडी ऑफ साइल सैंपल, उसमें साइल सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टडी किए गए हैं आप वो लेते हैं, ठीक है। की पॉइंट इसका डाटा आपको मिल रहा है। A review of neutron activation study of सॉइल सैंपल। सॉइल के अंदर आज तक जितनी ईयर सेलेक्ट कर ले, रेट सेलेक्ट कर ले, 3 साल ले लें, लास्ट 3 इयर्स के ले लें, लास्ट 5 इयर्स के। लेकिन जो आप ईयर सेलेक्ट करें कोशिश करें कि वो रीसेंट हो। आपने ये नहीं करना कि 2010 से 2015 के ले लें, आपने 2021 से पीछे जाना, ठीक है। आप सॉइल सैंपल्स, ठीक है, सॉइल सैंपल में ले लें, ब्लड सैंपल में ले लें, बायोलॉजिकल सैंपल्स में ले लें, ठीक है, स्पेशिएशन सैंपल में ले लें, एनवायरमेंटल सैंपल में ले लें, सैंपल जिसका आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी की जगह पे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। या फिर आप रिव्यू ऑफ डिटेक्शन लिमिट कर लें, ठीक है, रिव्यू ऑफ डिटेक्शन लिमिट ऑफ
आप जो है डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स के अंदर से देखें कि कितनी मिनिमम डिटेक्शन लिमिट जो है वो स्टडी की गई है। फिर आपने स्टोरी की फॉर्म में लिखना है कि जो है वो एक जो ग्रुप है उसने जो है वो फाइंड किया कि मिनिमम जो आपके पास मर्करी की कंसंट्रेशन चेक की जा सकती थी सॉइल सैंपल में वो 0.5 माइक्रोग्राम थी, ठीक है। लेकिन एक और ग्रुप ने बताया है कि मर्करी की आपने रेफरेंस ऐड कर देना है जिसने आपको 0.5 माइक्रोग्राम बताई है। फिर आपने बताना है बट अनदर ग्रुप हैज रिपोर्टेड 0.3 यूजिंग दिस, ठीक है। फिर अगला जो आपका आर्टिकल होगा उसका रेफरेंस ऐड कर देना जिसमें उससे डिफरेंट बताई हुई है, उससे ज्यादा एफिशिएंट बताई हुई है। आपने एक स्टोरी जनरेट करके बतानी है कि पहले ने बताया कि 0.5 माइक्रोग्राम हो सकती है, ठीक है। फिर एक और आर्टिकल था उसने ये फ्लक्स और ये सिचुएशन यूज की और उसने कहा कि 0.5 नैनोग्राम भी हो सकती है। फिर एक और ग्रुप था उसने ये जो है वो टूल और उसने कहा कि 0.5 के बजाय आप 0.005 माइक्रोग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से एक पूरी उसकी स्टोरी बनानी है जिसमें आपने हर अगले स्टेप में बताया है, हर अगले स्टेप में उस पेपर का रेफरेंस देना है जिसमें पिछले से ज्यादा अच्छी रीडिंग दी हुई है, ज्यादा अच्छी डिटेक्शन लिमिट दी हुई है। समझ आ गई? यस मैम, लेकिन इसमें मतलब आप सिर्फ डिटेक्शन लिमिट की, अगर हम लोग डिटेक्शन लिमिट को ही लें तो उसके लिए हम लोग 10 पेजेस तो नहीं ना वर्ड के लिख सकेंगे, तो क्या एडिशनल कर सकते हैं कि मतलब न्यूट्रॉन फ्लक्स को भी ऐड कर दें हाँ और जी, मल्टीपल डिटेक्शन भी कर लिमिट को भी, और बिल्कुल। ठीक हो आप गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो रिव्यू आर्टिकल है उसके अंदर हेडिंग्स बना लें, एक हेडिंग लिमिट की बना लें, एक न्यूट्रॉन फ्लक्स की बना लें, एक जो है वो और जो आपको डाटा मिल रहा है उसकी हेडिंग बनाते जाएं और न्यूट्रॉन फ्लक्स का जो डाटा मिलता जाता है उसको न्यूट्रॉन फ्लक्स जाएं, जो डिटेक्शन लिमिट वाला डाटा मिलता जाता है उसको डिटेक्शन लिमिट करते जाएं बट विद रेफरेंस। यस मैम, ठीक हो गया। विद रेफरेंस आपने ऐड करना है, ठीक है। रेफरेंस के बगैर कोई चीज ऐड नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि डिटेक्शन लिमिट का आप टेबल बना सकते हैं, जिस आर्टिकल से आपको डिटेक्शन लिमिट मिल रहा है आप उसका टेबल बना सकते हैं, टेबल बना लें। उससे ये होगा कि एंड पे जो आपको कंक्लूजन देना है उसको डिस्क्राइब करने में आसानी होगी कि टेबल की ग्राफिकल फॉर्म बना लें, ठीक है। ये अब आप क्या का अपना एक आइडिया होना चाहिए, आपके अपने माइंड की फर्टाइलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि हर वीक आपने जो कुछ एक दो आर्टिकल्स का लिखे और वो मुझसे चेक करवा लें, उसमें ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट जो है वो कैसे काम करना है। कहीं पे अगर आपकी एरर को इनिशियल स्टेज पे जब डिटेक्ट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम अगले आर्टिकल को जब आप ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है वो नहीं होगी। यस मैम, ठीक हो गया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें, एक दो आर्टिकल्स का लिख के मुझे चेक करवाएं तो मैं आपको फर्दर गाइड। श्योर मैम, ठीक हो। ओके अस्सलाम क्लास, वालेकुम मैम। ठीक है। हाँ जी, मैम मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जब हम गूगल स्कॉलर पे आर्टिकल्स ढूंढते हैं ना, तो जो हमें बहुत अच्छे जिनमें डाटा मिल रहा होता है वो हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट ओपन नहीं होते। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स आप हमें बता सकती हैं जिससे वो कंप्लीट सही ओपन आप हो जाए, क्योंकि आप जो जो बिल्कुल आपका एक्यूरेट डाटा मिलता है ना वो ओपन नहीं होते। ठीक है, जो आपका पेपर नहीं ओपन हो रहा ना, एक अलग से गूगल पे आप लिखें, एक अलग विंडो में सारी